तो मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपके अपना चैनल पे जिसका नाम है श्री गणेश। तो श्री गणेश जी का नाम लेके चालू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 और क्लास 7th ज्योग्राफी, जिसका नाम होने वाला है एयर। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इस सब चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, मतलब जो है इसमें हमारे एटमॉस्फेयर के बारे में बात किया गया है। एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है, एनसीईआरटी की बुक में काफ़ी सिंपल है वर्ड्स में, तो समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती हमको इसको। तो फटाफट मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले टॉपिक उन्होंने लिखा है कि हमारे जो सराउंडिंग है, मतलब वो क्या है एक्चुअली जो हमारे सराउंडिंग है। तो आपके सराउंडिंग जो आसपास चलता है आपको, वो एक तरह से एटमॉस्फेयर है। ठीक है, तो इस ब्लैंकेट के बिना जो भी हमारा एटमॉस्फेयर है, अगर ये हमारे एटमॉस्फेयर हमारा प्रेजेंट ही नहीं हो हमारे प्लेनेट पे, धरती पे, तो पता है आपको क्या होगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि देन वी वुड बी बेक्ड अलाइव बाय हीट ऑफ सन, मतलब हम सन की गर्मी से जिंदा जल जाएंगे दिन के टाइम पे जब धूप निकली रहेगी। और रात के टाइम पे जब धूप नहीं रहेगी तो ठंडी इतनी बढ़ जाएगी कि हम लोग जो हैं एकदम जम जाएंगे, बर्फ़ के जैसा हम लोग एकदम जम के कड़क हो जाएंगे नाइट के टाइम पे। तो ये है हमारे एटमॉस्फेयर का इम्पोर्टेंस ये हमारे प्लेनेट पे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पहले से ही बोल दूँ नोट में कि देखो फ्रेंड्स, जो भी मैंने वीडियो में ग्रीन कलर से हाईलाइट करके रखा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको रिमेंबर रखने चाहिए। और अगर आप कोई नोट्स बना रहे हो तो आप इन ग्रीन हाईलाइटेड पॉइंट्स को आप ज़रूर नोट में डालिए, ताकि आपको याद रहेगा। बाकी का आप सुनेंगे तो भी आपको याद रहेगा, इसकी गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ कि आप सुनेंगे तो काफ़ी सिंपली मैं आपको समझाऊंगा, काफ़ी सिंपल वर्ड्स भी एनसीईआरटी के, तो आपको याद ही रहने वाला है। ठीक है, तो बस ये है कि जो ग्रीन पॉइंट में लिखा है उसको आप नोट ज़रूर बना लीजिएगा, ताकि आपको उससे क्या रहेगा कि आसपास का जो भी मैंने पढ़ाया होगा आपको याद आ जाएगा एक ही बार में। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा जो होता है वो होता है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, क्या क्या उनका कंपोजिशन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा है एटमॉस्फेयर में कंपोजिशन की। हमारे कंपोजिशन सिंपली है कि जैसे देखो, ऐसे तो हमारे उसमें बहुत सारे गैसेस अवेलेबल है, बहुत सारे गैसेस जो है प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, पर सबसे ज़्यादा जो अवेलेबल है वो है नाइट्रोजन, जो कि 78% है हमारे एटमॉस्फेयर में। देन आता है हमारा ऑक्सीजन, जो कि 21% है हमारे एटमॉस्फेयर में। उसके बाद ये अदर्स भी आते हैं जो बहुत ही कम मात्रा में है, आर्गन भी है। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पे है 0.03% में। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं आपको बोलूँ तो देखो ऑक्सीजन जो है 21% है, लेकिन हमको ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा बहुत लोग सोचते हैं कि हम लोग जब हम लोग जब भी सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, तो सिर्फ हम लोग ऑक्सीजन को ही ब्रीथ करते हैं, पर फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। कुछ अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन जो है वो भी हमारे लंग्स में घुस जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स व्हेन वी एक्सहेल इट। ओके, तो सिर्फ ऑक्सीजन प्योर हमारे लंग्स में नहीं जाता, कुछ कुछ टाइम में थोड़े बहुत नाइट्रोजन भी जाता है, पर नाइट्रोजन का फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ी होगी, आपने केमिस्ट्री आपको याद है, तो नाइट्रोजन जो है वो एक इनर्ट गैस है। तो जो छोटे बच्चे देख रहे होंगे उनको शायद ये नहीं पता होगा, लेकिन नाइट्रोजन जो है वो एक इनर्ट गैस होता है, तो इसीलिए ये रिएक्ट नहीं करता है हमारी बॉडी से, तो इसका कोई असर नहीं आता है हमारे लंग्स पे। तो बेसिकली इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ऑक्सीजन तो हमको इम्पोर्टेंस है ही। ठीक है, और मैं आपको एक फ़न फैक्ट बता दूं कि ऑक्सीजन जो है, ये काफ़ी फ़न फैक्ट नहीं है, एक तरह से तो आप बोलो तो ये टेंशन वाला फैक्ट है। वो ये है कि देखो ऑक्सीजन जो है 21% है। अब अगर हमारे एटमॉस्फेयर में अगर ऑक्सीजन 20% भी अगर ड्रॉप, अगर 20% पे भी आ गए ना, तो आपको सांस लेने में बहुत तकलीफ हो जाएगी। जैसे कि आपको फील होगा जैसे कि आपने लगभग आपने 1 मिनट से सांस नहीं लिया है, ऐसा आपको फील होने लग जाएगा सिर्फ 20% ऑक्सीजन के ड्रॉप होने पे। आप समझो गाइस। और ऑलमोस्ट 14% पे तो आने के बाद आपकी जो है डायरेक्टली ह्यूमन जो है डेड हो जाएंगे, मतलब डेड होने लग जाएंगे बहुत जल्दी। ठीक है, तो ये था। और यहाँ पे हमारा था फिर से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि देखो नाइट्रोजन जो है, मतलब वो प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लांट को जो है नाइट्रोजन चाहिए फॉर सर्वाइवल। ठीक है, उनके डेली लाइफ सर्वाइवल के लिए प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए। ठीक है, और वो जो है नाइट्रोजन को डायरेक्टली ब्रीथ नहीं कर सकते। जैसे देखो वो लोग ऑक्सीजन डायरेक्टली ले लेते हैं, इनटेक कर लेते हैं, पर नाइट्रोजन वो लोग डायरेक्टली इनटेक नहीं कर पाते। तो ऐसे में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया जो कि उनके बॉडी पर रहती है, जो कि प्लांट के सेल्स में रहती है बैक्टीरिया, ठीक है, जो कि सॉइल या फिर रूट ऑफ सम प्लांट्स मतलब रहते हैं, मतलब, तो वो जो है वो लोग नाइट्रोजन को लेते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, और उसके बाद उसको लोग ब्रेक डाउन कर देते हैं ताकि प्लांट उसको नॉर्मली कंज्यूम कर सके। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि बैक्टीरिया जो है वो हेल्प करता है प्लांट को नाइट्रोजन कंज्यूम करने में, जो कि प्रेजेंट होता है कहाँ पे, उसके रूट्स में और सॉइल जो कि उसके आसपास रहता है। ठीक है, उसके बाद हमको पता है कि ऑक्सीजन जो है सेकंड सबसे मोस्ट प्लेंटीफुल गैस है। प्लेंटीफुल का मतलब होता है गाइस ज़्यादा, मतलब ज़्यादा होता है एक तरह से। सेकंड सबसे ज़्यादा जो गैस प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में वो है ऑक्सीजन। ठीक है, अब ह्यूमन और एनिमल जो है वो ऑक्सीजन को ही यूज़ करता है, आपको पता ही है, तो ब्रीथ करने के लिए ग्रीन प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं।
ताकि वो ऑक्सीजन निकाल सके और वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं। लेकिन ह्यूमंस जो और एनिमल्स जो हैं वो लोग ऑक्सीजन को लेते हैं। परफेक्ट बैलेंस बनाए रखने के लिए ह्यूमन नॉर्मली ब्रीथ करने चाहिए, प्लांट नॉर्मली अपना कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करना चाहिए। तो एक बैलेंस बना रहेगा कि जितना प्लांट ने ऑक्सीजन छोड़ा उतना ह्यूमन ने ऑक्सीजन लिया, जितना ह्यूमन ने ऑक्सीजन लिया उतना प्लांट ने ऑक्सीजन एक्सहेल कर दिया, ठीक है। तो ये सिंपल है। लेकिन अभी आजकल कैसा हो रहा है कि जो बैलेंस जो है ये बैलेंस जो अपसेट है, मतलब इसको तोड़ दिया गया, बहुत ख़राब हो गया ये बैलेंस। क्यों? बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, ठीक है, जैसे कि कोल या फिर तेल को जलाने से, यानी कि पेट्रोल वोट्रोल जो डीजल की जो गाड़ियाँ चलती है या फिर जो हम कोयला जलाते हैं, तो बर्निंग ऑफ फ्यूल जो है उसकी वजह से जो है हमको एक तरह से बैलेंस जो है ख़राब हो रहा है। इसकी वजह से बहुत बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अपने एटमॉस्फेयर में हर साल रिलीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया बैलेंस। और इसकी वजह से जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अपने अर्थ के जो वेदर और क्लाइमेट को जो है उसको इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। जो जिसका सबसे बड़ा जो इशू है वो क्या हो जाता है? ग्लोबल वार्मिंग। यहाँ पे आपने देखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के इंक्रीज होने से ग्लोबल वार्मिंग जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज है। अगर हम इसमें फटाफट आगे जाके देखते हैं तो इसमें हमको मिलता है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में हमारा क्या है कि हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो 5 लेयर्स में डिवाइडेड है। तो आपको याद रखना है कि एटमॉस्फेयर के कितने लेयर है, वो है 5 लेयर्स, ठीक है। तो ये जो है ये है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो आपको ये मतलब नॉर्मली नाम तो याद रखना ही चाहिए, पर ये नाम जो है आपको इन ऑर्डर वाइज में आपको याद रखना पड़ेगा। कि सबसे नीचे जो हमारा आता है वो होता है हमारा ट्रोपोस्फियर, ठीक है। उसके बाद हमारा स्ट्रेटोस्फियर, फिर मीजोस्फियर, फिर अपना आता है थर्मोस्फियर, फिर आता है हमारा एक्सोस्फियर। बीच में पॉजेस भी आते हैं जो कि दो लेयर के बीच का जो एक मतलब एक बनता है लाइनिंग, वो होता है एक तरह से पॉज, ठीक है। जैसे कि मेजोस्फियर और थर्मोस्फियर के बीच का जो पॉज है उसको हम मेजोपॉज कहते हैं। वैसे ही मेजो और स्ट्रेटो के बीच में हम जो पॉज होता है उसको हम स्ट्रेटोपॉज कहते हैं। तो स्ट्रेटो ये सब पॉज याद रखने में दिक्कत नहीं है, दिक्कत होती है आपका नॉर्मली एटमॉस्फेयर के नेम्स याद रखने में। तो बेसिकली आपको सबसे मेन चीज़ आपको याद रखनी चाहिए कि देखो सबसे सिंपल तो आपको याद रखना है कि ट्रोपोस्फियर, आप रह रहे हो ट्रोपोस्फियर में, ठीक है। तो आप ट्रोपोस्फियर में रहते हो एक तरह से। इसको आपको याद रखने के लिए अगर मैं आपको सिंपल तरीका बोलूँ तो आप याद रखो कि आप सबसे टॉप पे हो, आप सबसे ज़्यादा टॉप पोजीशन पे आप रह रहे हो, ठीक है। मतलब आप अपने पढ़ाई में टॉप पे, आप अपने करियर एक्टिविटीज़ में टॉप पे हो, बस आपको याद रखना है कि आप टॉप में हो। तो इससे आपको याद रखना चाहिए कि आप टॉप में रहते हो, यानी कि आप ट्रोपोस्फियर में रहते हो। ट्रोपोस्फियर के जस्ट ऊपर अपना आता है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर जो है आपको याद हो जाएगा कि स्ट्रेटोस्फियर अब ट्रोपोस्फियर के ऊपर है, क्योंकि नॉर्मली लोगों को कंफ्यूज होता है कि स्ट्रेटोस्फियर नीचे है या फिर ट्रोपोस्फियर नीचे है। पर आपको याद हो जाएगा कि ट्रोपोस्फियर अब नीचे है, यानी कि स्ट्रेटोस्फियर जो है वो सेकंड पे है। तो ये भी आपको याद हो जाएगा। अब बचता है थर्मोस्फेयर और मेसोस्फेयर। तो आपको नाम से क्या लग रहा है कि मेसोस्फेयर जो है वो मिडल पार्ट है, इसलिए मेसोस्फेयर मिडल में, और उसके बाद बच जाता है थर्मोस्फेयर। तो ये आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा कि थर्मोस्फेयर जो है वो अपर से सेकंड लेवल पे, ओके। तो सबसे पहले हम सारे के सारे जो स्पेयर्स हैं एटमॉस्फेयर से उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि तो सबसे पहले हमारा ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर जो लेयर है सबसे बॉटम लेयर है, यानी कि इसकी जो हाइट है छोटी होती है। यानी कि आपको सिंपल याद रखना है कि ट्रोपोस्फेयर जो है वो 13 किलोमीटर तक ही एग्जिस्ट करता है। मतलब ऊपर से आप सीधे से ऊपर की तरफ जाओगे तो 13 किलोमीटर तक की लेवल तक आप ट्रोपोस्फेयर में रहोगे, उसके बाद आप घुस जाओगे स्ट्रेटोस्फेयर में। तो ट्रोपोस्फेयर की हाइट 13 किलोमीटर है। और जो भी एयर हम ब्रीथ करते हो ऑब्वियसली यहीं पे एग्जिस्ट करता है। जितना भी वेदर का जो फिनोमिना होता है, यानी कि रेनफॉल, फॉग, स्नो जो भी होता है वो सब ट्रोपोस्फेयर के लेयर से ही होता है। तो ये आपको मेन चीज़ याद रखना है कि जो भी रेनफॉल वो सब कौन से लेयर से होता है, फिर इसकी हाइट कितनी है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है खाली इसमें। बाकी आता है अपना स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर जो वो ट्रोपोस्फेयर के अबव होता है, और इसका जो हाइट होता है वो एक्सटेंड करता है अप टू 50 किलोमीटर। यानी कि यहाँ से सीधे से ऊपर की साइड में 50 किलोमीटर तक जो है आपका स्ट्रेटोस्फेयर रहने वाला है, ठीक है। मतलब 13 किलोमीटर के बाद से 50 तक आपका जो होगा स्ट्रेटोस्फेयर होने वाला है, ठीक है। तो ये जो लेयर है ये कोई भी, इसमें कोई भी क्लाउड्स वाउड जो होते हैं प्रेजेंट नहीं होते हैं। मतलब इसमें कोई भी, अब देखो इसमें कोई भी नेचुरल फिनोमेना यानी कि रेनिंग स्नो तो होगा नहीं, तो यानी कि यहाँ पे क्लाउड्स भी प्रेजेंट नहीं है। तो ये काफ़ी, ये सबसे क्लियर जोन होता है, आपको याद रखना चाहिए कि ये सबसे क्लियर जोन है, इसमें कोई भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होता है। तो यही एक अच्छा रीज़न है कि यहाँ पे जो है एरोप्लेन्स को उड़ाया जाता है। तो एरोप्लेन जो होते हैं यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें कोई भी क्लाउड्स, कोई भी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस प्रेजेंट नहीं होता, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता इसे, ठीक है। और इसका एक इंपॉर्टेंट फ्यूचर जो है कि स्ट्रेटोस्फेयर का ये है कि ये एक लेयर कंटेन करता है ओजोन गैस का। मतलब ओजोन लेयर है, काफ़ी मोटी लेयर है। तो ओजोन लेयर का जो एक छोटा सा पतला सा परत है वो स्ट्रेटोस्फेयर में भी लाई करता है, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ कोई हिंड्रेंस नहीं है एरोप्लेन की फ्लाइंग करने में, क्योंकि ओजोन लेयर आप फील भी नहीं कर सकते। मतलब आपको सिर्फ हल्का सा विजिबल है ब्लू कलर का, बाकी आपको ओजोन लेयर आप टच नहीं कर सकते उस ओजोन लेयर को, ठीक है। तो बस यही है, एक छोटा सा ओजोन लेयर का जो गैस है वो यहाँ पे आपको मिलेगा स्ट्रेटोस्फेयर में। इसका पतला सा लेयर है। तो ये हमको पता है कि वो क्या काम करता है। ओजोन लेयर हमको प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सनरेज से। अब अगर हम आगे चलते तो हमको दिखता है मेसोस्फेयर। तो मेसोस्फेयर का क्या है कि ये जो है ये थर्ड लेयर है, ठीक है। इसकी हाइट है अप टू 80 किलोमीटर, यानी कि 50 के बाद से 80 किलोमीटर तक मेसोस्फेयर होने वाला है। और जो भी मेट्रॉइड्स, यानी कि जो भी ऊपर से उल्का पिंड या आते हैं, मतलब मेट्रॉइड्स एस्टेरॉइड्स,
वो सब इस लेयर तक आते आते जल के मतलब एक तरह से वेपराइज हो जाते हैं, मतलब भाप मतलब जल के एशेस में हो जाते, कन्वर्ट हो जाते, मतलब एक तरह से राख हो जाते हैं यहाँ तक आते आते ही, समझो समझो आप। एक्सोस्फीयर से आते आते, स्पेस से आते आते मेसोस्फीयर तक ख़त्म हो जाते हैं वो। तो इसलिए भी प्लेन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ये एक रीज़न है कि प्लेन को इसलिए इतना ऊपर तक लेके नहीं जाया जाता है, ठीक है। वैसे तो इतना पॉसिबल ही नहीं है फिजिकली कि आप फिजिक्स के बेसिस पे कि आप एरोप्लेन को आप 80 किलोमीटर की हाइट पर उड़ाओ, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा प्रेशर टेम्परेचर का, इसलिए। लेकिन जो भी मेट्रॉइड्स है वो सारे यहाँ पे बर्न होते हैं, तो आपको याद रखना है कि मेसोस्फीयर में आपके सारे मेट्रॉइड्स जो हैं वो बर्न हो जाते हैं। देन आता है हमारा थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर जो है, इसका एक बेसिक बात आपको याद रखना है कि थर्मोस्फीयर में जो है टेम्परेचर राइज करता है बहुत रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। मतलब आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे आपका जो टेम्परेचर है वो राइज करने लग जाएगा, ठीक है। और इसका जो हाइट है, काफ़ी लंबा हाइट है इसका। तो ये जो है 80 से लेकर 400 किलोमीटर के बीच में ये प्रेजेंट यानी कि एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और जो भी रेडियो वेव जो ट्रांसमिट होते हैं हमारे अर्थ से, वो सारे के सारे रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं अर्थ पे बाय दिस लेयर ओनली, ठीक है। ये आपको याद रखना है। देन आता है हमारा एक्सोस्फेयर। तो एक्सोस्फेयर का हमारा क्या है, ये सबसे ऊपर का लेयर है एटमॉस्फेयर में, जिसको हम एक्सोस्फेयर कहते हैं। और जो भी लाइट गैसेस जैसे कि हीलियम और हाइड्रोजन जो है, वो स्पेस से जो फ्लोट होकर आते हैं वो इस एरिया में जो है प्रेजेंट रहता है। मतलब एक्सोस्फेयर में आपको हाइड्रोजन या हीलियम जो है आपको प्रेजेंट मिलेंगे। सो अब हम बात करने वाले हैं वेदर्स एंड क्लाइमेट की। तो वेदर और क्लाइमेट बेसिकली क्या होता है, तो ये तो आपने सुनते आए हो कि वेदर और क्लाइमेट क्या होता है। तो सबसे सिंपल मैं आपको लैंग्वेज में बता दूँ तो वेदर जो होता है, यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके रखा है कि वेदर जो है वो है आवर टू आवर डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। मतलब हर घंटे और हर दिन का जो चेंजेस होता है उसको हम वेदर बोल सकते हैं। जैसे कि देखो, आज आपके यहाँ पे धूप निकली है, कल धूप नहीं निकलेगी। आज बादल है, कल बादल नहीं है, तो वो वेदर है आपका, आपके एटमॉस्फेयर आपके एरिया का, ठीक है। और क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट जो है वो एवरेज है उस लोकेशन का। मतलब समझो आज धूप है, कल धूप नहीं है, फिर 2 दिन धूप निकली, फिर एक दिन धूप नहीं निकली। तो एक तरह से आपके एरिया में बोल देंगे कि सनी डे है जो आपका यहाँ का क्लाइमेट है, ठीक है, क्योंकि सन ज़्यादा दिन प्रेजेंट है, ठीक है। तो वैसे ही सिंपल सी बात है कि क्लाइमेट कैसा है आज का, ठीक है। जैसे कि देखो, बारिश के मौसम का जो है वो क्लाइमेट है, बारिश का मौसम है, ठीक है ना, कि इतने महीने तक तो बारिश ही होने वाली है भाई, धूप निकले ना निकले बारिश तो होगी। ओके। तो बस वही है कि क्लाइमेट जो है वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है एक एरिया के ऊपर, और वेदर जो है वो आवर टू आवर यानी कि शॉर्ट टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको सिंपली याद रखना है कि वेदर जो है वो एक स्मॉल क्वांटिटी है और क्लाइमेट जो है वो एक लार्जर क्वांटिटी है, ठीक है। और यहाँ पे हमको फन फैक्ट बताया गया है, ये गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, कि अर्थ जो है कितना पार्ट ऑफ सन की एनर्जी को रिसीव करता है। उस 200 करोड़ जो है हमारे, इतने 200 करोड़ में से ये सिर्फ 1 पार्ट यानी कि 1th पार्ट यानी 1 आउट ऑफ 200 करोड़ को पार्ट ऑफ सन की एनर्जी जो है वो रिकवर कर लेता है। मतलब सिर्फ उतने ही पार्ट ऑफ एनर्जी को जो है वो कैप्चर कर पाता है, मतलब उसके अलावा उसको रिफ्लेक्ट बैक करना पड़ता है, ठीक है। तो ये है आपका कि ये काफ़ी बड़ा अमाउंट आपको देखने को मिल रहा है। और आप देखो अर्थ आपकी कितनी बेटर जगह कि आपको ये रिसीव करने पड़ेगी, क्योंकि अगर ये सारे के सारे रिसीव कर देना तो आप डेफिनेटली उसी पॉइंट पे आप मर जाओगे, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा पावर होता है सन की एनर्जी में। तो अगर हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे हमको कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे अपना है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर यहाँ पे हमारा क्या होता है, तो टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल आपको पता है कि गर्मी या ठंडी को हम टेम्परेचर बोलते हैं। और यहाँ पे हमको कुछ मीटर्स बताएं कि जिसको से हम क्या क्या मेजर करते हैं। तो थर्मामीटर तो आपको पता ही है। बैरोमीटर आपको याद होना चाहिए कि बैरोमीटर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए यूज़ होता है। रेन गॉज रेन के फॉलिंग को वो काउंट करता है। और वाइंड वेन जो है वो विंड को डायरेक्शन को पता करता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात हमको याद रखनी चाहिए, वो ये है कि देखो, इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर वो है इंसोलेशन। मतलब कि कौन से एरिया में टेम्परेचर कितना होने वाला है वो डिपेंड करता है उस एरिया के इंसोलेशन पे, ठीक है। इंसोलेशन यानी कि क्या होता है, इंसोलेशन मतलब होता है कि वो सोलर एनर्जी जो कि अर्थ ने इंटरसेप्ट की, मतलब जो अर्थ ने अपने पास रिसीव करी या उसको कैप्चर किया सोलर एनर्जी को, ठीक है, उस एरिया में। तो इंसोलेशन एक्चुअली मतलब आप बोलो जैसे कि सन की एनर्जी जो अर्थ ने मतलब कि एक तरह से अपने पास लिया, ठीक है। अब देखो इंसोलेशन कैसे डिपेंड करता है। इंसोलेशन जो है वो डिक्रीज करता है फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। मतलब आप देखो, इमेजिन करो अगर ये एक अर्थ का गोला है, ठीक है। तो मान लो ये जितना भी स्क्रीन है मेरा, ये पूरा एक अर्थ का गोला है, ठीक है, जितना आप अपने को देख पा रहे हो, ये अर्थ का ग्लोब है। और ये जो है आपका बीच में जो है एक तरह से जो मेरी लाइनिंग आ रही है, ये अपना बीच में है एक इक्वेटर वाला एरिया, और ऊपर जो है हमारे पोल्स, नीचे जो है हमारे पोल। तो सबसे ज़्यादा इंसुलेशन जो है हमको इक्वेटर पे मिलेगा, और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे पोल की तरफ, आपका इंसुलेशन का जो लेवल है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। और वैसे धीरे धीरे जैसे आप इक्वेटर से दूसरे नीचे वाले पोल पे आओगे, आपका धीरे धीरे फिर से इंसुलेशन जो है कम होने लग जाएगा। तो सबसे ज़्यादा इंसुलेशन जो है आपको इक्वेटर पे मिलने वाला है। इसीलिए एक रीज़न है कि इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा जो है हमको जो कि मतलब जो होता है हॉट जो हमको कंट्री है जो हमको मिलता है, जैसे कि अफ्रीका है, रेगिस्तान वाले सबसे ज़्यादा एरिया हमको उसी पे मिलता है, ठीक है। और पोल्स इसलिए हमारे सबसे ज़्यादा जो होते हैं हमारे ठंडे होते हैं, वहाँ पे जो बर्फ़बारी होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है।
और बेसिक हमको यहाँ पे बात बताया कि टेम्परेचर का एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सेल्सियस। तो सेल्सियस एक्चुअली क्या होता है, सेल्सियस जो है उसको इन्वेंट किया एंडर्स सेल्सियस ने, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके, तो अब हम आगे जाते हैं कि टेम्परेचर जो है कैसे डिक्रीज़ करता है और कैसे इंक्रीज़ करता है, आपको पता चल गया। ठीक है, बाकी इसमें उतना कुछ आगे है नहीं, नॉर्मल से इन्होंने चीज़ें समझाई है। अब हम आगे बात करते हैं एयर प्रेशर पे। तो एयर प्रेशर बेसिकली क्या होता है, प्रेशर वाले टॉपिक जो है उसमें हमको ये समझाया गया है कि देखो अपना जो एयर प्रेशर है वो कैसे डिपेंड करता है, कैसे कैसे इफेक्ट करता है। तो देखो एयर प्रेशर जो है वो हमारे ऊपर जो है बॉडी पे 24/7 में काम करता रहता है। ठीक है, मतलब आपको 24/7 आपको एयर प्रेशर होगा, आपके ऊपर पड़ रहा होगा, बहुत ज़्यादा एयर प्रेशर पड़ रहा है, लेकिन आप उसको फील बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो काउंटर प्रेशर भी दे रही है उस एयर प्रेशर को, और जो एयर प्रेशर है वो आपके ऊपर सारे 360 डिग्री से आपको ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है। वरना सिर्फ अगर वो एक साइड यानी कि सिर्फ अगर मान लो वो ऊपर से आपके ऊपर काम करे, दबाव डाले, तो आप तुरंत पिचक जाओगे कॉइन के जैसे। ठीक है, लेकिन आपकी बॉडी काउंटर फोर्स में दे रही है उस प्रेशर को, और दूसरी बात कि वो 360 डिग्री में आपके ऊपर एयर प्रेशर काम कर रहा है, इसीलिए आपको पता ही नहीं चल रहा है। ओके, तो बेसिकली एयर प्रेशर जो है वो सबसे ज़्यादा होता है हमारा सी लेवल पे और डिक्रीज़ करता है विद हाइट। मतलब जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे हाइट में, वैसे वैसे आपका जो एयर प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। अब आप मुझे एक सिंपल सा कमेंट में बताओ आंसर कि एयर प्रेशर जो है सबसे लोवेस्ट कौन से स्पीयर में होगा, मतलब एक्सोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर या फिर ट्रोपोस्फीयर में, आपको कमेंट में बताना है। ओके, देन हॉरिजॉन्टली जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर जो है वो इन्फ्लुएंस होता है बाय द टेम्परेचर। मतलब अगर आप हाइट में तो आपको पता चल गया, वर्टिकली तो अगर आप ऊपर जाओगे तो आपका एयर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन आप हॉरिजॉन्टली मतलब आप धरती पे सिर्फ ट्रेवल करोगे इधर से उधर पे, तो एयर प्रेशर कैसे इफेक्ट होगा। तो देखो सिंपल सी बात है, ये डिपेंड करता है आपके टेम्परेचर पे। ठीक है, और डायरेक्टली डिपेंड करता है। अगर आपका टेम्परेचर हाई होगा तो आपके उस एरिया में एयर प्रेशर जो है वो लो होगा, और अगर आपका वाइस वर्सा अगर आपका टेम्परेचर लो होगा तो आपका एयर प्रेशर जो है वो हाई होने वाला है। ठीक है, ये आपका सिंपल सा एक लॉजिक है इसमें, तो ये आपको याद रखना है। ओके, और जहाँ पे लोअर टेम्परेचर है वहाँ पे एयर जो है कोल्ड हो जाएगा। ठीक है, और जहाँ पे जो अपना देयर फॉर हैवी है वहाँ पे एयर अपना जो होता है, ठीक है, और हैवी एयर जो है वो सिंक यानी कि डूबता है और वो हाई प्रेशर एरिया जो है क्रिएट करने लग जाता है। ओके, तो एयर जो है वो हमेशा मूव करता है फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। ये आपको हमेशा याद रखना है कि एयर जो है वो हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में ही मूव करता है। ये आपको पॉइंट हेल्प करेगा अगले टॉपिक को समझने में। ठीक है, सो फ्रेंड्स, वाइंड्स के बारे में तो हमको पता है कि वाइंड एक्चुअली क्या होता है। हमने जो ऊपर पढ़ा कि एयर जो है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूव करता है। तो ये जो मूवमेंट है ना एयर का, उसी को हम वाइंड कहते हैं। ठीक है, सो वाइंड का जो बेसिक सा डेफिनेशन है वो यही है कि मतलब वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। ओके, बाकी सब इसमें आपको पता है कि वाइंड एक्चुअली होता क्या है, कैसे हवा चलती है, कहाँ से कहाँ चलती है। फिर मेन इसका होता है वाइंड का डायरेक्शन। जो देखो कुछ कुछ वाइंड्स का जो ना हम लोग डायरेक्शन के ऊपर भी नाम रखते हैं। जैसे देखो कुछ वाइंड जो होते हैं जो वेस्ट से ईस्ट की साइड जाते हैं उसको हम लोग वेस्टर्लीज कहते हैं, जो ईस्ट से वेस्ट की साइड आते हैं उसको हम ईस्टर्लीज भी कहते हैं। तो वाइंड का हर जगह वाइंड चलती है, तो देखो अब हर जगह का वाइंड का नाम तो देना पड़ेगा ना, ताकि लोगों को पता चले कि वाइंड कहाँ पे कौन सी बह रही है, फिर विंड जो भी आप बोलते हो। तो बेसिकली बहुत सारे विंड का तो हम लोग डायरेक्शन पे भी नाम रख देते हैं। देन हमको यहाँ पे बताया जाता है कि विंड के जो है टिपिकली 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, उनका नाम क्या है, परमानेंट वाइंड्स, सीजनल वाइंड्स एंड लोकल विंड्स। ठीक है, अब देखो परमानेंट विंड्स क्या होते हैं। परमानेंट विंड्स वो होते हैं जैसे कि देखो अपने ट्रेड विंड्स। ठीक है, फिर वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज। वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया कि क्या होता है। और देखो ट्रेड विंड्स जो होते हैं ना वो होते हैं मतलब हमारे ऐसे विंड्स जो इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ में बहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इस बात को कि ट्रेड विंड्स एक्चुअली क्या होते हैं। ठीक है, देन हमारा आता है ये जो विंड्स होते हैं ना परमानेंट विंड्स, ये बेसिकली मतलब हर एक पर्टिकुलर एरिया से मतलब एक पूरे रीजन एक पूरे कंटिनेंट से ऑल टाइम हमेशा बहते रहते थे, इसलिए उसको हम लोग परमानेंट विंड कहते हैं। मतलब ये चेंज नहीं करते कि भाई कौन सा मौसम है, दिन है कि रात है ना। तो ये है इसका। और मेन देखो ये जो आप फिगर देख रहे हो ना बाजू में ग्लोब वाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर है, आपको इसको ज़रूर याद करना चाहिए ताकि आपको पेपर में आसानी हो चीज़ों को, कुछ क्वेश्चन आपको इजीली टिक हो जाएंगे आपसे। ठीक है, क्योंकि इस पे बहुत क्वेश्चन बनता है। इस वाले ग्लोब पे जो आप देख रहे हो फोटो, आप देखोगे तो आप समझ जाओगे क्लियरली ग्लोब क्या बोलना चाह रहा है। देन हमारा अपना आता है सीजनल वाइंड्स। तो सीजनल वाइंड्स हमारे क्या होते हैं, ये वो वाइंड होते हैं ना जो देखो अपना डायरेक्शन जो है चेंज करते रहते हैं थ्रू आउट द सीज़न। ठीक है, मतलब देखो गर्मी के मौसम में हो सकता है कि ये वाइंड उधर बह रही होगी, फिर ठंडी के मौसम में वाइंड उधर से बह रही होगी, बारिश के मौसम में विंड जो है उधर से आ रही होगी। ठीक है, तो ये जो विंड है मतलब ये अलग अलग सीज़न में अलग अलग जगहों से बहती है, तो ये होते हैं अपने सीजनल विंड्स। ठीक है,
तो सीजनल विंड में ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको बेसिकली आप फील भी कर चुके हो कि देखो बारिश में आपके घर में हवा जो अलग तरह से आती है, गर्मी में अलग तरह से आती है और ठंड में अलग तरह से आती है। ठीक है, बेसिकली मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आप बस नाम याद रखो और बाजू में जो ग्लोब है उसको आप थोड़ा बहुत याद कर लो कि कहाँ पे कौन से है। ठीक है, तो वेस्टर्लीज कहाँ पे, ईस्टर्लीज कहाँ से आ रहा है, ये आपको बस याद रखना है। ठीक है, देन हमारे आते हैं लोकल विंड्स। लोकल विंड्स हमारे क्या होते हैं, ये वो विंड होते हैं ना, ये वो विंड्स होते हैं जो पर्टिकुलर पीरियड पे ही ब्लो करते हैं, मतलब और इनका रैंडम होता है। ठीक है, इनका परफिक्स फिक्स नहीं होता है भाई कि देखो यहीं से बहेंगे और यहीं से इसी डायरेक्शन में बहेंगे। ओके, तो ये जो है ना कहीं से भी कैसे भी रेंडमली बह लेते हैं और कभी समझो आज बह लिए कल नहीं होंगे, परसों होंगे फिर नहीं होंगे, बस ये इन लोकल विंड्स का। देन हम मूव ऑन करते हैं तो हमको यहाँ पे इन लोग एक साइक्लोन का केस देते हैं जो कि हमारे इंडिया में हुआ था। तो ये 2004 का एक केस है, सॉरी अक्टूबर 1999 वाला केस है ये। ठीक है, ये एक सुनामी का केस है, इसमें हमको बताया गया है कि सुनामी एक्चुअली क्या होता है और यहाँ पे हमको एक चीज़ बताया कि देखो सुनामी से क्या इफेक्ट पड़ता है कि जो एग्रीकल्चरल जो अपने लैंड होते हैं ना, वहाँ पे अगर समुद्र का पानी आ जाता है तो उसकी वजह से क्या सैलिनिटी हाई होती है समुद्र के पानी की, यानी कि नमक ज़्यादा होता है। तो जो खेत होते हैं ना फार्मर्स के, वो भी बर्बाद हो जाते हैं क्योंकि देखो उसमें भी पूरा नमक वाला पानी घुस जाएगा, पूरा सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो ख़राब हो जाती है। इसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो उनका फार्म होता है ना कुछ दिन के लिए, बहुत महीनों के लिए इनफर्टाइल हो जाता है। ठीक है, तो इस केस में ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको बस पढ़ना है तो पढ़ सकते हो फॉर योर नॉलेज बेस, लेकिन इसमें हमको चीज़ ये सिखाया गया है। देन हम मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स अवर मॉइस्चर। तो मॉइस्चर हमारा क्या होता है, देखो अब मॉइस्चर में क्या होता है कि जब वाटर वेपर जो होता है ना, जो वाटर होता है जो इवोपरेट हो जाता है हमारे अर्थ सरफेस से टुवर्ड्स द अपने अपर एटमोसफियर में, मतलब क्लाउड्स में जाने के लिए। और ये इवोपरेट क्यों होता है आपको याद होना चाहिए, इवोपरेट होता है हमारा सन की हीट की वजह से। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि हमने देखो ये पढ़ा है बचपन में कि भाई वाटर साइकिल होता है। ठीक है, तो सन की इवोपरेशन जो हीट है उससे इवोपरेट होकर वाटर जो है ऊपर निकल जाता है, तो वो हमारा हो जाता है वाटर वेपर। ठीक है, अब देखो जिस एरिया में गर्मी जितनी ज़्यादा होगी ना, वहाँ के एयर में उतनी ज़्यादा टेंडेंसी होगी कि वो वाटर वेपर को होल्ड कर सके। ठीक है, ये आपको याद रखना है, मतलब जहाँ पे जितनी गर्मी वहाँ पे वाटर वेपर उतना ज़्यादा आपका प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, ये हमारे सिंपल से उन्होंने हमको बताया है कि वाटर वेपर का क्या है और क्या नहीं है। और हमको यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ और दिखाया कि देखो जो जेट फ्लाइंग प्लेन, जो जेट प्लेन अपने होते हैं, एरोप्लेन जो आपने कभी देखा होगा कि यार देखो एरोप्लेन उड़ रही है आसमान में और उसके पीछे से कुछ एक वाइट सा एक लाइन बनते जा रहा है ना, जो आपको नीचे से तो एक, बस पतला सा लाइन दिखता है वाइट सा, लेकिन वो एक्चुअली होता क्या है, वो यही होता है ना कि जो एरोप्लेन जो होती है ना उसके इंजन्स में जो मॉइस्चर होता है ना, मॉइस्चर, उस मॉइस्चर को मतलब वो जो है मतलब रिलीज़ करता है अपने एटमॉस्फेयर में, जेट प्लेन का जो इंजन है। और बाहर जो एटमॉस्फेयर में उसमें वो वाटर जो है तुरंत कूल डाउन हो जाता है, क्योंकि क्यों कूल डाउन होता है, क्योंकि हायर एल्टीट्यूड्स पे जो है ना वाटर वेपर जो है जल्दी कूल डाउन होता है, क्योंकि कूलिंग जल्दी होता है वहाँ पे। ओके, तो इसलिए वहाँ का जो मॉइस्चर है जेट प्लेन का वो भी बहुत जल्दी कूल होता है और वाटर वेपर क्रिएट करता है, जो वाटर वेपर हमको नीचे से जो है एक वाइट बादल जैसा लाइन हमको दिखता है, तो वही है जेट प्लेन्स के पीछे का साइंटिफिक रीज़न कि वहाँ पे हमको एक वाइट वाइट लाइन क्यों दिखती है। देन हमको यहाँ पे उन्होंने बताया पर्सिपिटेशन क्या होता है। उसके बाद हमको उन्होंने बताया कि रेनफॉल जो होते हैं कौन से टाइप्स के होते हैं। तो देखो रेनफॉल जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, कन्वेंशनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ स्पेशल पढ़ने लायक नहीं है। देखो साइक्लोनिक रेनफॉल जो अपना होता है वो अपना नॉर्मल कन्वेंशनल अपना नॉर्मल रेनफॉल होता है, जो देखो गर्मी में आएगा भाई इवापोरेशन होगा, फिर बाद में ऊपर वापस से वाटर वेपर जो ठंडे होंगे, फिर कंडेंसेशन होगा, देन हमारा पर्सिपिटेशन हो जाएगा। ये हमारा साइक्लोनिक रेनफॉल हो जाता है। देन अपना आता है ओरोग्राफिक रेनफॉल, ठीक है, जिसको हम रिलीफ रेनफॉल के नाम से भी जानते हैं। देन हमारा आता है कन्वेंशनल रेनफॉल। तो इतना ही है रेनफॉल में, आपको इतना कुछ इंपॉर्टेंट डीप में जाने की जरूरत नहीं क्योंकि इस पर कभी क्वेश्चन आते नहीं है। ठीक है, तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आपको नेम याद रखने रेनफॉल के कि कौन से 3 रेनफॉल जो होते हैं उनके क्या नाम होते हैं और किसी का कोई एक्स्ट्रा नाम है तो वो क्या नाम है। ठीक है, तो देखो गाइज अपना जो चैप्टर है वो यहीं पे एंड होता है। तो देखो अगर आपको कोई भी डाउट आया तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करो, मैं ज़रूर आपको कमेंट के में आंसर दे दूंगा रिप्लाई करके। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे बने रहो। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे स्ट्रॉन्ग।